हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर न्यू क्या कहूँ, इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। आज हम रेशियो एनालिसिस पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। 5 नंबर का हमारा ये चैप्टर है और टारगेट हमारा यही रहेगा कि हम इस वीडियो में पूरा का पूरा इसको फिनिश कर दें। ठीक है जी, हमारे टोटल 15 रेशियोज़ हैं, लेकिन 3 नए रेशियो और ऐड हुए हैं, तो टोटल हमें 18 रेशियोज़ पढ़ने हैं और उन्हीं 18 रेशियोज़ को हम इसके पूरी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस कराने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। जितने भी कोई रेशियोज़ है, देखो नए रेशियोज़ के तो क्वेश्चंस ही बुक्स में अवेलेबल नहीं है और फॉर्मूले के बेस पे अगर आपने बाकी रेशियोज सीख लिए तो नए रेशियो को सीखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान रेशियो तीनों के तीनों। तो वैसे मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करा रखे, जिसके मैं वीडियो में उसकी पूरी प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा। क्या मैं अलग अलग वीडियो डालूंगा, जो रेशियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उनको पूरे को डाल दूंगा। आप उनको देख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ध्यान रखिएगा, हर रेशियो के ऊपर 2 क्वेश्चंस करा रखे हैं, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन ऐसा करा रखा है। मतलब स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस करा रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे रेशियोज की वर्थ बढ़ती चली जाती है तो मैं जो सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसमें कर रखा है। बाकी यहाँ पर आप एक तरीके से रिवीजन के तौर पर यहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेशियो के बारे में। भाई साहब, रेशियो सबसे पहली बात तो रेशियो आपका यूज होता है कंपैरिजन पर्पस के लिए। रेशियो इंडिविजुअली आप मेजर नहीं कर सकते। मैंने कहा, मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी का जीपी रेशियो 20% है, तो मैं नहीं कह सकता कि कंपनी अच्छा काम कर रही है बेकार काम कर रही है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली साल रेशियो 20% था, इस साल रेशियो बढ़ के 25% हो गया है, तो इसका मतलब कंपनी तरक्की कर रही है। मैंने कहा पिछली बार रेशियो 20% था, इस बार 19% ही रह गया, इसका मतलब कंपनी तरक्की नहीं कर रही, मतलब गिर रही है। ये तो हो गया कंपैरिजन पर्पस, मतलब एक ही कंपनी को हम 2 सालों से कंपेयर कर रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जा रहा है कि ए लिमिटेड का जीपी रेशियो 20% है और बी लिमिटेड का जीपी रेशियो 25% है, तो इसका मतलब कौन सी कंपनी अच्छी है, वो आपकी बी लिमिटेड कंपनी अच्छी है। हालांकि अगर मैं इसमें टर्म्स की बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट के केस में जो कंपनी का करोड़ों में डील कर रही है तो उनका जीपी रेशियो उसी हिसाब से कन्वर्ट कर जाता है, वो तो खैर अलग चीज़ होगी। लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि रेशियो हम हमेशा कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कभी भी, एग्जाम में बाकी ये सब चीज़ें पूछने वाले हैं, तो खैर आपको दिमाग में तो रहनी चाहिए। चैप्टर की स्टार्टिंग करने से आपको ये तो पता होना चाहिए चैप्टर हम पढ़ किस लिए रहे हैं। तो रेशियो एनालिसिस आपको 5 नंबर का चैप्टर है। वी नॉर्मली यूज रेशियोज फॉर कंपैरिजन पर्पस। तो है क्या अल्टीमेटली टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही जो हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा है, शायद पिछली से पिछली वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग की है। आई थिंक आज ये 14th वीडियो है, तो 11, 12, 13 12th वीडियो मैंने आपको पढ़ाया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 12th वीडियो के अंदर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ाया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना कि भाई साहब एसेट्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, आपकी लायबिलिटीज घट रही हैं बढ़ रही हैं, इक्विटी के साथ क्या हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस के साथ क्या हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कशन करते हैं। तो उन्हीं का एनालिसिस करते हैं, किसकी मदद से, अकाउंटिंग रेशियोज की मदद से। क्या है अकाउंटिंग रेशियोज, भाई साहब यही है रेशियो, सारे के सारे अकाउंटिंग रेशियोज इस टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। हमें वही चीज की बात करनी है, उसी को हम क्या कहेंगे, रेशियो एनालिसिस। कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट नहीं है। तो टाइप्स ऑफ रेशियोज या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, हमारे माय डियर 15 रेशियोज टोटल है, लेकिन 3 नए रेशियोज भी आए हैं, तो टोटल हमारे पास 18 रेशियोज हैं। तो हमारे क्लासिफिकेशन 4 हिस्सों में बटा हुआ है कि लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म रेशियो, 2 ही नाम है इसके, या तो लिक्विडिटी रेशियो कह देते हैं इसको या शॉर्ट टर्म रेशियोज कह देते हैं। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो या फिर लॉन्ग टर्म रेशियोज। तीसरा है हमारा एक्टिविटी रेशियो, 3 नाम है इसके, कई बार एमसीक्यूज में नाम ही पूछ लेते हैं, एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियोज। और लास्ट में हमारा आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है जी, तो हमारे लिक्विडिटी रेशियो के 2 ही पार्ट हैं, 2 पार्ट में आपका करंट रेशियो आ जाता है और लिक्विड रेशियो आ जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं सॉल्वेंसी रेशियो, हमारे 4 पार्ट हैं। 4 क्या क्या, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, क्या नाम है आपका, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में आपके 4 आ जाते हैं। एक्टिविटी रेशियो में आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे 5 आ जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आती है बात, ये सब चीजें आपने पढ़नी है। साथ ही साथ हमारे 3 नए रेशियोज और ऐड हुए हैं सेशन 22-23 के अंदर ही, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये दोनों तो टर्नओवर रेशियोज का पार्ट हो गए। ठीक है जी, और डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। फिलहाल मैंने इसको यहां पे कवर नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में भी इसमें अलग से क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, इसलिए मैंने इसको फिलहाल अलग से आपको मार्क करके दे दिया। मैंने के फॉर्मुलेज आपको लिखवा दूंगा ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप एज इट इज इसे प्लॉट कर दें। रेशियो सिंपल सा चैप्टर है माय डियर, रेशियो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको फॉर्मूला आता है तो आप उसको कर पाएंगे, फॉर्मूला याद तो देखो करना पड़ेगा। मैं तो कोशिश तो यही करता हूं, देखो तो रिवीजन है तो रिवीजन में फॉर्मूले लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन अपनी क्लास में मैंने कोशिश की है कि आपको फॉर्मुलेज याद ना करने पड़े। मैंने काफी फॉर्मुलेज को समझाया भी, काफी क्या मैं 90% फॉर्मुलेज समझाए हैं कि कैसे आए कैसे नहीं आए। पर माय डियर मैं फिर भी आपको रिकमेंड यही करूंगा कि इनको याद कर लेना। याद नहीं करोगे, एग्जाम में अगर भूल गया, उस टाइम नहीं बना पाए तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो गई तो और ज्यादा समस्या है। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चंस को करोगे, जितनी बार क्वेश्चंस करो उतनी बार आप फॉर्मुले लिख रहे हो, अगर आप फॉर्मुले बार बार लिख रहे हो तो वो अल्टीमेटली याद हो जाएगा। ठीक है जी, लर्न आप कर सकते हो बड़े प्यार से, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लिक्विडिटी रेशियो की ही बात करते हैं।
लिक्विडिटी रेशियो से शुरुआत करते हैं। तो दो ही रेशियो हमारे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो भाई साहब करंट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के बारे में सबको पता है, जो एसेट आपके बाद 1 साल तक रहें और 1 साल के अंदर अंदर आपके रियलाइज हो जाए। और करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट आप 1 साल के अंदर अंदर कर देते हो। इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि क्या होते हैं करंट एसेट और क्या होते हैं करंट लायबिलिटी। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की है तो आपको पता भी चल गया होगा क्या होते हैं करंट एसेट्स और क्या होती है करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो इनमें प्योर रेशियो और आइडल रेशियो के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2:1 है, मतलब 2 आपका एसेट है, करंट एसेट, और 1 है आपकी करंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी से दुगनी है आपकी करंट एसेट। तो अच्छा आपकी कंपनी को माना जाता है। इसको हम आइडल रेशियो, प्योर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। एमसीक्यू में प्योर तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्योर रेशियो ऑफ करंट रेशियो, तो हम उस टाइम पर बता सकते हैं 2:1 इसका प्योर रेशियो। और करंट लिक्विड रेशियो का हमारा 1:1 होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी तो कई अलग अलग दे रखे हैं सभी में कि किसी का कुछ है आइडल रेशियो, किसी का कुछ आइडल रेशियो, लेकिन जो मेनली एग्जाम में पूछ लेते हैं वो इन दोनों का पूछ लेते हैं। देखो पढ़ तो सभी के लेना, लेकिन फिर भी इन दोनों के तो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है जी। अब अगला हमारा आता है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या फिर एसेट टेस्ट रेशियो। इनका तीनों का मतलब सेम ही है। तो लिक्विड रेशियो अगर है तो लिक्विड एसेट हो जाएगी, क्विक रेशियो तो क्विक एसेट हो जाएगी, एसिड टेस्ट रेशियो तो एसिड हो जाएगी। ठीक है जी। अपॉन करंट लायबिलिटी, तो भाई साहब करंट लायबिलिटी तो नीचे सेम है, लेकिन क्विक एसेट कैसे निकलेगी, तो करंट एसेट आपने निकाल लिया, उसमें से स्टॉक को हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दो। मतलब वो एसेट जो करंट एसेट से भी ज्यादा जल्दी से कैश में कन्वर्ट की जा सके, उसको बोलते हैं क्विक एसेट। तो भाई साहब स्टॉक जो है आपका, आप अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो स्टॉक तो वैसे भी आप नहीं बेच सकते। आप फिनिश्ड गुड्स बेच सकते हो, एक अलग चीज हो गई, लेकिन आप वैसे अगर आपके पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है उसे तो बेच ही नहीं सकते। तो उस केस में आप उसको यहां से हटा देते हैं, क्विक एसेट को कैलकुलेट करते टाइम। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आप एडवांस में एक्सपेंसेस करके आए हो, तो वो तो वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला है कैश में, तो उसको भी यहां से हटा दिया जाता है क्विक एसेट की कैलकुलेशन के लिए। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट डाउन करें, मैं बाकी के रेशियोज कराता हूं। अभी मैं सारा रब कर दूंगा, उसके बाद मैं लाइन से सारे रेशियो यहां लिख दूंगा। ठीक है, चलिए जी। तो हमारे पास अब क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो हमारा अगला पार्ट है। सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने से पहले माइडियर 2 चीज ध्यान रखिएगा। आपको अगर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है तो उसका मतलब तो आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब भी आपको उसी हिसाब से पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड भी क्या होते हैं आपके। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है आपका इक्विटी भी, आपका प्रोप्राइटर्स फंड भी। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अगर बात करूं कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इसके अंदर एक नई चीज ऐड हो जाती है, क्या, डिबेंचर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स भी रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी रहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी रहते हैं, साथ साथ में डिबेंचर्स भी होते हैं। इसके बाद आपका आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरीके से और निकलता है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट जो होता है उसको हम आज की डेट में नई बैलेंस शीट है, नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें नॉन करंट एसेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारी स्टार्टिंग करते हैं। हमारा पहला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट भाई साहब लॉन्ग टर्म वालों की बात चल रही है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम पे, लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करें तो वेयर डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सारे के सारे मतलब नॉन करंट लायबिलिटी वाली चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी को ही हम डेब्ट कह देते हैं एक तरीके से। और इक्विटी का मतलब तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और इसका आइडल रेशियो है 2:1। हमारा दूसरा फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। बोले तो टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट का मतलब पता ही है, एसेट साइड सारी की सारी, और डेब्ट का मतलब तो मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म डेब्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद में बात करता हूं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कुछ और नहीं बल्कि वही शेयर होल्डर फंड ही है। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब सिंपल सा होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें आपका एक तो प्रोप्राइटर्स फंड आ गया, जिसके हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, और आपका इक्विटी भी बोलते हैं, डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटर फंड भी आपका होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद हमारा डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट का मतलब भी आपको पता है। लास्ट में आपका आया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम EBIT के नाम से भी जानते हैं, डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसको भी आप निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है जी। चलिए इसे फटाफट नोट करें, फिर मैं आगे कराता हूं। ठीक है भैया। एक चीज और भैया, कई बार आपको EBIT भी दे देंगे अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आपको कैलकुलेट करना आता है, जो भी आपने लोन लिया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। और EBIT जो है, EBIT हमेशा कई बार डायरेक्ट आपको टैक्स दे देंगे, आपको प्रॉफिट दे देंगे आफ्टर टैक्स, और आपको टैक्स पकड़ा देंगे, इंटरेस्ट पकड़ा देंगे। तो आपको ये इसके अंदर क्या करना है भाई, प्लस करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद के प्रॉफिट पे आए हो, तो आप इसको प्लस करेंगे तब EBIT पाएंगे। ध्यान रखिएगा प्रॉफिट कौन से वाले की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट कह रहे हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, बाकी चीज तो आप कर ही लोगे, मैं अगली चीज कराता हूं, सॉल्वेंसी की बात की चीजें, एक्टिविटी रेशियोज। चलिए जी। तो हमारा एक्टिविटी रेशियो आता है। एक्टिविटी रेशियो में हमारे 4 रेशियोज होते हैं। पहला आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका नाम होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी होता है इसका नाम। फॉर्मूला इसका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर इसे नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब भाई साहब स्टॉक भी होता है। ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनके दूसरे नाम भी यूज किए जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा सतर्क रहें। पता लगा वैसे तो चांसेस नए नाम का ही है, इन्वेंट्री आपसे ज्यादातर बोलेंगे, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह, और सेल्स की जगह आपको वर्ड यूज होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। थोड़ा इस चीज के लिए सतर्क रहिएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है। कैसे निकलता है भाई साहब, 2 तरीके हैं आपके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आप कर दें तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, या फिर आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की मदद से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, तो भाई साहब एवरेज
इन्वेंट्री की सिंपल सी कहानी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, ये बात सिंपल सी है। और हायर द स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेटर इट इज। एक बात क्लियर बता दूं, जितने भी रेशियोज चार हैं, चारों में सिर्फ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जिसे हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, सिर्फ ये लोअर इज बेटर होता है, बाकी सारे हायर इज बेटर होते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले पे आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं फिर बता रहा हूं, डिटेल में कर लेना, फॉर्मूला बता रहा हूं, ये रिवीजन क्लास है, डिटेल में करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्लियर बता रहा हूं, मैंने किसी के लिए इतना नहीं बोला, इसके लिए बोल रहा हूं। एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा, मैं उसका पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक एक करके छांट लेना थंबनेल पढ़ते हुए, हर एक का फॉर्मूला यहां से चाहे देख लो, स्पीडली फॉर्मूले कराए, वहां पर थोड़ा धीरे धीरे कराए हैं, यहां पर स्पीडली आप इन फॉर्मुलेस को देख लो और उसके बाद एक एक क्वेश्चन वहां से कर लेना, ठीक है ना, इतना ध्यान रखें, वरना मेरे भरोसे मत रहना, पता लगा कहोगे यार एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं हिला ही नहीं पाओगे अगर नहीं तैयारी करोगे तो दूसरा फॉर्मुला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको हम डेटर टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मुला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। तो भाई साहब नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आती है आपको पता है, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, और कभी कभी सेल्स रिटर्न भी देते तो उसे भी इसमें से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कैश सेल जब होती है तो उसमें ज्यादातर रिटर्न के केसेस बहुत कम होते हैं। आपने 11th क्लास में जब जनरल एंट्री सीखी थी तो मैंने बताई होगी ये बात, कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई क्या होगी, अपने स्टूडेंट्स को तो बताइए, अब आपके टीचर ने आपको बताया नहीं बताया ये मुझे नहीं पता। देखिए क्या होता है कि ज्यादातर माल उधार ही बिकता है, 90% माल उधार बिकता है, 10% माल ही नगद बिकता है। अगर आप इस बात पे अड़ जाए नहीं मैं नगद ही बेचूंगा तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा, तो आपको ज्यादातर क्रेडिट पर माल बेचना पड़ता है। तो जब आप क्रेडिट पर माल बेचते हैं तो उसी स्थिति में ये भी देखा जाता है कि भाई साहब रिटर्न भी हो सकता है, कि पैसा तो भी आया नहीं, उसको अगर माल पसंद नहीं आया तो वापस भी कर सकता है आपका माल, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात। क्रेडिट सेल्स में ही आपका सेल्स रिटर्न ज्यादातर माइनस होता है, ठीक है। और एवरेज रिसीवेबल क्या होता है भाई साहब, पहली बात रिसीवेबल क्या होता है, रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बीआर, दिमाग में रखनी चाहिए बात कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को मिलाकर ही रिसीवेबल्स बनता है। इसे ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं और खाली रिसीवेबल भी कह सकते हैं, बात वही है, ठीक है जी। तो क्या है एवरेज रिसीवेबल का हमारा फॉर्मूला क्या, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये हमारा ये भी देखें, हायर द डीटीआर बेटर इज इट, ये तो हो क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या है एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आपसे पूछ लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड टर्नओवर रेशियो का पार्ट नहीं है, लेकिन वो डीटीआर का पार्ट है, डेटर टर्नओवर रेशियो का पार्ट है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको हम डेप्ट कलेक्शन पीरियड भी बोल देते हैं। ये कैसे निकलता है भाई साहब, बिना डीटीआर के नहीं निकल सकता। इसको पढ़ना इसलिए जरूरी, कई बार क्या होता है कि आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया जाता है और इसकी मदद से आपको क्या निकालना होता है, या तो कई बार आपको नेट क्रेडिट सेल निकालना पड़ जाता है या एवरेज रिसीवेबल निकालना पड़ जाता है। कई क्वेश्चन से मैंने कराई दिए एक्स मानते हुए, तो आप इनकी मदद से आप डीटीआर निकालते हैं, आपको ये दे रखा है ये दे रखा है, ये निकाल लोगे आप डीटीआर, और डीटीआर की मदद से आप इनमें से कोई सी एक चीज निकाल लेते हो, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज दे रखी है आपको पहले से ही, ठीक है। तो आपको यहां से डीटीआर भी मिल जाता है, बहुत हेल्प मिलती है इससे, थोड़ा कर लीजिएगा इसको। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू, अगर डेज में कैलकुलेशन करनी हो 365 डेज ले लो, अगर लीप ईयर है तो 366 डेज ले लो, क्योंकि फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं लीप ईयर में, हर 4 साल में एक बार आता है। अगर आपको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है तो उस ईयर को 4 से डिवाइड किया, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, लेकिन अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं। आप डिवाइड करके दे सकते हो, 2012 को आप डिवाइड करो 4 से तो आपका लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है जी। 2020 को करो तो भी लीप ईयर कहलाएगा, 2016 को करो तो भी आपका वो लीप ईयर कहलाएगा। ये वाली थोड़ी सी इसलिए 2024 को करके देख लो, वो भी आपका लीप ईयर है, ठीक है जी। तो आपका यहाँ से एवरेज कलेक्शन पीरियड, और हाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड इज लोअर इज बेटर, ठीक है जी। तो मैंने कहा था कि सारे टर्नओवर रेशियोज में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को छोड़ के बाकी सारे हायर इज बेटर है। तो पहले क्लियर कर दूं, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेबल पीरियड कहां गया, वो रहा एवरेज पेबल पीरियड या पेमेंट पीरियड, ये दोनों ही आपके टर्नओवर रेशियो का पार्ट नहीं है, बल्कि अपने इंडिविजुअल टर्नओवर रेशियो के अंदर का पार्ट है, ठीक है। हमारा तीसरा आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, को हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो भाई साहब सीधी सी बात है, नेट क्रेडिट परचेज कैसा है कि वही टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, और अगर रिटर्न भी है तो परचेज रिटर्न इसमें से माइनस कर दिया जाता है। एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल कैसा आएगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। और ये ट्रेड पेबल क्या होता है, मैं पेबल की बात करूं, ट्रेड पेबल या पेबल्स की ही बात करूं तो यहां पर आपका क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, इन दोनों कंसोलिडेट करके ही हम पेबल्स की बातचीत करते हैं। और वही वाली बात है, एवरेज पेमेंट पीरियड जो होता है आपका 365 डेज है, अगर डेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और लीप ईयर कॉन्सेप्ट इस पे भी लागू होता है, 12 महीने हैं, अगर मंथ में कैलकुलेशन करनी और अगर वीक्स में हफ्तों में कैलकुलेशन करनी तो फिर 2 वीक्स हैं डिवाइड बाय सीटीआर, क्रेडिटेड टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। और वही वाली बात है, क्रेडिटेड टर्नओवर रेशियो लोअर इज बेटर और हायर इज बेटर इज एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है जी। इसके बाद हमारा लास्ट आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक बात सुने मेरी बात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के दो फॉर्मूले, नेट ट्रेड सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, आप हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे। अगर आपको नेट सेल्स निकाल सकते हैं किसी भी स्थिति में, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो उसको निकालने की कोई इंफॉर्मेशन जरूर दे रखी होगी, अगर दे रखी है ढूंढ सकते हो तो यही फॉर्मूला लगाना सही यही है। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको ना तो इंफॉर्मेशन देते हैं और ना ही आपको सेल्स डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगाकर भी निकाल लेते हैं, लेकिन इसके 1 या 2% चांस ही है, ज्यादातर आप कोशिश करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूला लगाने की। तो क्या हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स के बारे में आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं, सेल्स में से मतलब टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स को आपको माइनस कर देना है, और वर्किंग कैपिटल ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है, मैंने लिख भी रखा है। इन्फॉर्मेशन ऑफ नेट सेल्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला आल्सो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। और बिल्कुल वही बात है, हायर द वर्किंग कैपिटल बेटर इट इज, ठीक है जी। फटाफट से नोट डाउन करें। अब मैं लास्ट पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कराता हूं, उसके बाद न्यू रेशियोज के बारे में कुछ बातचीत करेंगे।
चलिए जी, तो हमारा लास्ट टॉपिक बैठता है, लास्ट तो नहीं क्या, सेकंड लास्ट बोल देता हूं इसको, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारा माय डियर आपके 5 रेशियोज होते हैं, जिसमें से 3 तो बहुत ही सिंपल है, 2 ही में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे। सबसे पहला तो आपका जीपी रेशियो होता है। जीपी रेशियो का आपको पता ही है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, और इसमें आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है, सभी की मल्टीप्लिकेशन 100 से हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हायर द जीपी रेशियो बेटर इट इज। एनपी रेशियो की अगर बात करूं तो एनपी नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 सेम वैसा ही है जैसे जीपी रेशियो निकलेगा, हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो बेटर इट इज। अब मैं बात करूं तीसरे वाले की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका एक और नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, जिसका फॉर्मूला सिंपल सा है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड इन टैक्स। इन सबसे पहले मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ईबीआईटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड तो वैसे भी लास्ट में दिया जाता है, इंटरेस्ट और टैक्स इससे पहले देता है, इनफैक्ट टैक्स से भी पहले आप इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी बोलोगे तो वो टैक्स से पहले ही हो जाता है, ठीक है जी। तो ईबीआईटी वैसे इसको बोला जाता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड इन टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वही है आपकी जो मैंने पहले आपको बताई थी, एसेट अप्रोच से भी निकलती है, लायबिलिटी अप्रोच से भी निकलती है, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक तो मिल ही जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 100, और इसके बाद हायर इज बेटर, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका हायर इज बेटर ही होता है। अब दो चीज आती है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहली बात तो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो आपका 70% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 30% होगा। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग रेशियो जो है आपका 60% है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 40%। ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इन दोनों को मिला के हमेशा 100% आता है। तो अगर आपको एक चीज दे दी गई तो दूसरी अपने आप निकाल सकते हो बिना किसी फॉर्मूले की मदद से। अगर मान लो ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया और कुछ नहीं बता रखा, मान लीजिए ऑपरेटिंग रेशियो 45%, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 55% अल्टीमेटली। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये है क्या अल्टीमेटली भाई, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो, ऑपरेटिंग रेशियो हमारा किससे बनता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको मिला के बनता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप बिजनेस की ऑपरेशन की चीजों को जोड़ दें तो आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाता है। बेसिकली होता क्या है, बिजनेस को ऑपरेट करने के जो खर्चे और बिजनेस को ऑपरेट करने से जो इनकम हुई है उसी को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करेंगे। बेसिकली बिजनेस में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरा बिजनेस है, जैसे मैं बिजनेस तो नहीं कहूँगा, प्रोफेशन है वैसे तो मेरा टीचिंग में। बिजनेस में क्या एग्जांपल लूँ, ये मार्कर ले लेता हूँ, मार्कर मेरे हाथ में रहता है, इसी का एग्जांपल हमेशा लेता हूँ। तो मार्कर मेरे पास है, मान लीजिए मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो उस केस में माय डियर मैं मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास फैक्ट्री होगी जिसके अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। मैंने प्लास्टिक खरीदी, इंक खरीदी और बाकी जो भी पेंट वेंट खरीद के मैंने इसको माल बनाया और माल बना के मैंने बेच दिया। तो माय डियर मैंने जो वहाँ पे खर्चा किया, लेबर पे खर्चा किया, बाकी उस लेबर को गर्मी भी तो लगती है, तो उसके लिए मैंने पंखे AC वगैरह का अरेंजमेंट किया, या फिर मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाया किसको ये सेल करने के लिए, बाकी चीज़ों को मैनेज करने के मैनेजर रखा मैंने, सुपरवाइजर रखा उनको सुपरवाइज करने के लिए एम्प्लॉइज को, जो एम्प्लॉइज है वो सैलरी एंड वेजेस ले रहे हैं मुझसे, साथ ही साथ मशीन जो यूज हो रही है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ये जो खर्चे हैं ये किस चीज़ के खर्चे हो गए, ये सारे के सारे खर्चे आपके बिजनेस को चलाने के खर्चे हो गए। इसी के साथ साथ मैं आपसे कह दूं, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि मान लो मैं डोनेशंस दे रहा हूँ, यार डोनेशन का है बात का है, डोनेशन का कोई लेना देना थोड़ी ना बिजनेस से, तो अगर आप उसको इसके अंदर कंसीडर करें तो गलत कर रहे हैं। आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की बात करें तो हाँ जी, माल को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है, तो वो बिल्कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। अब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, मतलब इनकम के तौर पर क्या चीज़ आती है भाई, सेल्स। बिल्कुल हाँ, सेल्स ऑपरेटिंग इनकम मानी गई है आपकी। लेकिन यहीं पर मैं बात करूँ, मान लीजिए मेरे पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री मेरी रोड के पास आ रही थी, तो किनारे की तरफ मैंने कुछ दुकानें बना दी, ऐसी रैंडम दुकानें बना दी कि यार ठीक है थोड़ी सी इनकम एक्स्ट्रा आ जाएगी, जिसको हम इनडायरेक्ट इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने वहां पर मैंने बना दी दुकानें और उनको रेंट पर दे दिया। माय डियर उनसे मेरे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे पास इनकम तो हो रही है, तो क्या वो ऑपरेटिंग इनकम है, दैट इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, तो हम उसको कभी भी ऑपरेटिंग इनकम कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर उसको कवर नहीं करना। इसकी कोई खासा डेफिनेशन नहीं होती है, हालांकि फिर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियोज में एक्सप्लेन कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर प्लेलिस्ट में प्रॉपर चेक कर सकते हैं, वहां पर आप उसको देखें। और मैंने क्वेश्चन भी से कराया, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आपकी बुक का था मैंने उससे कराया, ठीक है जी। इजी तो आप अपने आप ही कर लोगे, अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बातचीत हमारी इसमें थी। फॉर्मूले को एक बार फटाफट देख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या है हमारा, ऑपरेटिंग रेशियो में दो फॉर्मूले हमारे, दो क्या है, कुछ और नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कुल मिला के अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाता है, अपने आप ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाता है। तो फॉर्मूला एक और नया बन गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, सिंपल सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका निकला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हायर इज बेटर होता है और ये लोअर इज बेटर होता है। ये कॉस्ट है, ये खर्चा है, और वो आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा ज्यादा सही रहेगा, और अगर खर्चा जितना कम से कम हो सके उतना ज्यादा अच्छा। फटाफट से नोट डाउन करें, फिर मैं लास्ट में आपके नए रेशियोज के बारे में बातचीत करूं। 3 रेशियोज हैं, उनके बारे में फटाफट चर्चा करके इस क्लास को ओवर करते हैं। देखें जी, तो हमारे पास 3 रेशियोज हैं।
न्यू रेशियोज एडेड इन सेशन 2022 एंड 23, 3 रेशियोज हमारे पास। 3 रेशियोज में हमारे पास सिंपल से हैं, अब कोई ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सभी को पता है डेप्ट क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में तो डिस्कशन पहले ही हो चुका है। आपका एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच दोनों से ही आप निकाल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। तो भाई साहब नेट सेल्स और नेट फिक्स्ड एसेट कैसे निकलता है, तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल एसेट बोल तो कैश, सॉरी टोटल सेल्स, नेट सेल्स की बात करें तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स में क्या कैश एंड क्रेडिट सेल्स दोनों के दोनों आ जाते हैं। और नेट फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या आता है, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट या फिर खाली फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसको आप करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। और लास्ट में हमारा क्या जाता है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। तो माय डियर नेट सेल्स आपको पता ही कैसे निकलेगा, लेकिन एवरेज टोटल एसेट में गलती मत कर देना। माय डियर ओपनिंग बैलेंस शीट खोलो, क्लोजिंग बैलेंस शीट खोलो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की जो टोटल एसेट है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट दोनों की बातचीत चल रही है, तो जो टोटल एसेट है उसको लो। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भाई कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन तो हुआ होगा, रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट की वैल्यू बड़ी होगी, डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू घटी होगी। तो टोटल एसेट ले लो कौन सी, ओपनिंग बैलेंस शीट से, और टोटल एसेट ले लो क्लोजिंग बैलेंस शीट से, दोनों को टोटल करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपके पास एवरेज टोटल एसेट आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा नया है, ध्यान रखिएगा, आ गया तो फ्री के नंबर देके जाएगा। और मैं क्लियर बताऊं, सीए में तो देखो ऐसा होता है कि जो अमेंडमेंट आती है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। 12th में चेंजेस थोड़े कम आते हैं, पर जब भी आते हैं थोड़ा सतर्कता बरतें, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि ये नए बच्चों को पता नहीं हो, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे इनको इनके बारे में पता ही नहीं होगा। तो आप लोग अपडेटेड हैं, तो इस हिसाब से आप इसे करके जाएं। आपकी बुक में भी नहीं है तो ये आपको टॉपर भी बना सकती है, ध्यान रखिएगा। और जहां पर परसेंटेज में 1-2 नंबर से स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं ना, तो शायद आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। ठीक है जी, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट के थ्रू ये बात बता सकते हैं। ये सेशन पूरा का पूरा हमारा आज ओवर होता है 14 डेज की सीरीज में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी की पूरी सीरीज में मजेदार लगी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब की बार नई सीरीज के साथ, नई वीडियोस के साथ, नए जो भी हमारे आप कहेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, कई बच्चे बोल रहे थे इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाओ, तो अगर इकोनॉमिक्स के लिए कहेंगे तो मैं इकोनॉमिक्स की बना दूंगा, या फिर आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी। बेसिकली मेरा टारगेट तो अब ये है कि मैं जो फंडामेंटली कुछ वीडियोस हैं मैं उनको डालूं, और बाकी पहले की कुछ वीडियोस बनी हुई हैं पार्टनरशिप में जो डिटेल्ड में है हेल्प तो सारी की सारी डिटेल में और मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन वो माइक से नहीं बनी हुई थी, तो इसलिए वॉइस की क्लियरिटी में थोड़ी सी आवाज फटी फटी सी उसमें आ रही थी, बच्चे बोल रहे थे। तो जैसे कि अब टाइम मेरे पास थोड़ा बहुत है, अभी नया बैच भी स्टार्ट होने को है, तो इस मीन टाइम में मैं उन्हीं वीडियोस को थोड़ा सा और सही करूंगा, और बेहतर कितना कर सकता हूं आप मुझे रिव्यूज देते रहें कि भाई ठीक है आपका टीचर हूं, ठीक है जो भी होगा, लेकिन इतना टैलेंटेड नहीं हूं, इतना मुझे टेक्नोलॉजी में आइडिया नहीं है, जितना है उतना कर रहा हूं, जितना मुझसे हो सकता है उतना आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, तो जुड़े रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे।